अलका की कहानी भाग 6। पहाड़ी पर बने मंदिर के सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें बैठे हुए शख्स ने कार के अंदर से ही आसपास की स्थिति का मुआयना किया। थोड़ी देर इंतजार के बाद उस कार के पास एक काली परछाई आती है, जो कंबल के जरिए अपने चेहरे को ढके हुए थे, और उसके कार के अंदर जाते ही वह कार वहां से चली जाती है। शंभू को इस तरह से सपना कई दिनों से आ रहे थे। आज रात भी शंभू को वही सपना आया। वह घबराकर उठ गया। उसकी हार्ट बीपी तेज हो गई थी। उसका शरीर पसीना से लथपथ था, गला सूख रहा था। उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाया तो देखा उसमें पानी नहीं था। शंभू आज घर में अकेला था। चंपा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। शंभू पानी लेने के लिए रसोई घर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर की ओर पड़ी, जहाँ वही कार जो उसने सपनों में दिखाई पड़ती थी खड़ी हुई थी। उसके कांच बंद थे, जिससे अंदर बैठा हुआ शख्स नहीं दिखाई पड़ रहा था। शंभू ने जैसे ही खिड़की पर लगे पर्दे को पूरा हटाया, वह कार तेजी से वहां से चली गई। शंभू घबरा गया। उसने अलका को फ़ोन मिलाया। हेलो अलका, मैं तुम्हें जिस सपने के बारे में बताया था वह सच में था। आज वह मेरे घर आया हुआ था। उसका इतना बोलते बोलते उसकी सांसें चढ़ गई और वह आगे नहीं बोल पाया। क्या हुआ सर? टेक इट इजी। आप घबराइए नहीं, गहरी सांस लीजिए। डोंट वरी, मैं आता हूँ, अलका ने उसे शांत करते हुए कहा। पर उसकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अलका कुछ ही देर में उसके घर पहुंच चुकी थी। शंभू अभी भी डरा हुआ था। उसके वहां आने के थोड़ी देर बाद ही चंपा आ गई। शंभू को उस घटना ने बुरी तरह डरा दिया। भूत प्रेतों की हमेशा बात करने वाला आदमी को यूं सामा हुआ देख अलका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। उसे रात अंजलि की मौत के बाद अलका अपने घर चली गई थी, पर शंभू वहीं रुका था। उसने अंजलि के परिवार को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने खुद ही लाश को ठिकाने लगाने का निर्णय लिया और लाश लेकर शहर से बाहर की ओर चल पड़ा। बारिश और तेज तूफान की वजह से शहर से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे। जहाँ तहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी। काफ़ी देर तक घूमने के बाद जब उसने शहर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह वापस लौट आया। वह ऑफिस में बैठा लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था कि तभी एक लंबे बालों वाला आदमी जो लाठी को टेक कर चल रहा था वहां आया। उसके जूट की तरह गुथे लंबे बाल, उसका दूसरा पैर पहले से थोड़ा छोटा था, जिससे कारण वह लाठी के सहारे चलता था। क्या हुआ बाबा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
यहाँ तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलेगा, कल आना, कल शंभू। इतना कहकर उसके मुंह से सामने ही दरवाज़ा बंद करने लगा, पर उसने लाठी को दरवाजे के बीच में अड़ा दिया, जिससे वह नहीं बंद हो पाया। रुक जाओ बेटा, मैं सही जगह पर हूँ, मुझे जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। उसने से घूरते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में लगा यह खून मुझे यहाँ खींच लाया है। कहाँ, कैसे खून? शंभू खून की बात सुन घबरा गया। उसने हाथ को छुपाते हुए कहा, बस खून का नाम सुन तुम घबरा गए। मुझे तो यह भी पता है कि यहाँ एक औरत की लाश भी है, जिसकी उम्र 30 के आसपास है और जिसकी मौत तुम्हारी गलती की वजह से हुई है। बाबा की सारी बातें सच थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वह क्या कहे। तभी वह बूढ़ा आगे बोला, तुम वह लाश मुझे दे दो, मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगा। बूढ़े का सुझाव सुन शंभू एक पल के लिए तो खुश हुआ, लेकिन फिर उसके मन में अनेक सवाल उठने शुरू हो गए। आखिर यह बूढ़ा इस लाश का क्या करेगा? इस घटना के बारे में कैसे पता चलेगा? वह उससे कुछ पूछता, उससे पहले ही वह बोल पड़ा, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर तुम्हें इस लाश को छुटकारा पाना है तो इसका सिर्फ यही एक उपाय है। शंभू को डर और घबराहट के कारण कुछ और नहीं सूझ रहा था। वो आखिर उस बूढ़े की बात से राजी हो गया और उसे लाश को लेकर उसके साथ चल पड़ा। शहर से कई किलोमीटर बाहर की ओर जाने पर एक गुफा मंदिर था। उसी के सामने वह बूढ़ा शंभू को रोक कर खुद अंदर चला गया। करीब 10 मिनट के बाद वह वापस आया और वहीं उसके मुहाने पर खड़े रहकर शंभू को आने का इशारा किया। शंभू बोरे में रखी हुई लाश को बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। बड़ी मशक्क़त के बाद वह उसको कंधे पर उठाया, उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचा, जहां से उसे बूढ़े ने बोरे को ले लिया और उसे कंधे पर उठाकर बड़ी आसानी से नीचे उतर गया। नीचे उतरते हुए उसने शंभू को वहां से लौट जाने का इशारा किया। जिस बोरे को शंभू बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था, वह उसे आसानी से उठा नीचे उतारा जा रहा था। शंभू थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर वापस ऑफिस की ओर लौट गया। बारिश अभी भी हो रही थी। उसके कपड़े कीचड़ और पानी से लथपथ हो गए थे। चंपा शंभू की तबीयत को लेकर परेशान थी। उसे उसके ऊपर किसी बुरे साये का प्रभाव मालूम हो रहा था। वह जब भी शंभू को तांत्रिक के पास चलने को कहती, वह उसका मजाक उड़ा देता था। तांत्रिक हूँ, इतने बड़े साइंटिस्ट को जो साक्षात आत्मा को पकड़ने के बस इतना करीब है, उसे वह अनपढ़ गंवार तांत्रिक ठीक करेगा। शंभू हंसते हुए उसकी बात को टाल देता था। वह मौके की ताक में थी। अगर इस बार उसे कोई बुरा सपना या अटैक आया तो वह उसे किसी भी हाल में तांत्रिक के पास ले जाकर रहेगी। बचाओ बचाओ, वह मुझे मार डालेगी।
वह बहुत खतरनाक है। शंभू अचानक ही चिल्ला पड़ा। चंपा उसके बगल में लेटी हुई थी। अचानक उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। क्या हुआ? कौन मार डालेगा? डोंट वरी, मैं यहीं हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। उसने उसे गले से लगा लिया। वह डर के कारण कांप रहा था। वह अंजलि, बचाओ मुझे, इतना कहकर चंपा से लिपट गया। अगली सुबह होते ही शंभू के बहुत मना करने के बाद भी वह उसे लेकर शहर के बाहर स्थित तांत्रिक के कबीले में पहुंच गई, जहां हर उम्र के तांत्रिक तरह तरह के मुद्राओं में ध्यान मग्न थे। उनके अनुयायी गेट के बाहर से उनकी ध्यान साधना खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। शंभू और चंपा के वहां आते ही एक लंबी दाढ़ी मूछ वाला आदमी उन्हें एक अलग कोने की ओर ले गया। वो आदमी चंपा के पहचान का था, जिससे बात करके उसने कई दिनों से पहले ही अपॉइंटमेंट करा लिया था। उसे मालूम था कि उन्हें एक न एक दिन यहाँ आना ही पड़ेगा। वो आदमी थोड़ी देर के बाद उन्हें एक अलग रास्ते से अंदर ले गया, जहाँ 3-4 तांत्रिक किसी गहन चर्चा में लगे हुए थे। उसने वहाँ खड़े हुए एक आदमी को उनके बारे में बताया और उनका इशारा पाते ही उन्हें वहाँ छोड़ वापस बाहर चला गया। आपका शुभ नाम? उस आदमी ने शंभू की ओर मुड़ते हुए पूछा। जी शंभू कुमार, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जवाब दिया। यह औरत आपकी कौन है? अब उसने चंपा की ओर इशारा करते हुए पूछा। जी मेरी पत्नी है। इस बार वह थोड़ा साहस जताते हुए बोला। आपका नंबर 5 है। करीब घंटे भर के बाद जब आपका नाम पुकारा जाएगा तो अंदर जाइएगा। उसने नोटपैड का एक पेपर फाड़कर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जिसमें उसका नाम और 5 नंबर लिखा हुआ था। करीब 2 घंटे बाद शंभू कुमार का नाम पुकारा गया। वह दोनों सकरी जगह से होते हुए एक बड़े से कमरे में पहुँचे, जहाँ एक तांत्रिक आंखें मूंदे किसी सोच में डूबे हुए थे। उनके बगल में खड़े 2 तांत्रिक ने उन्हें उनका आशीर्वाद लेते को कहा। चंपा को झुकते देख शंभू ने भी मन मारकर उनके चरण स्पर्श कर ही लिया। जीते रहो, सौभाग्यवती भव। बाबा ने दोनों को एक साथ आशीर्वाद देते हुए कहा। चंपा ने बाबा को सारी समस्या बताई। शंभू को ना चाहते हुए भी करीब घंटे भर तक उसके साथ बैठे रहना पड़ा। चंपा की बात सुन बाबा बीच बीच में उसे बचाव के उपाय भी बता रहे थे। बेटी अब तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पति से कुछ बात करनी है। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? चंपा नहीं में सिर हिलाते हुए बाहर चली आई। उसके बाहर उन्होंने शंभू को कई ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेटा एक बात ध्यान रखना कि किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना कठिन नहीं होता, उसे संभाल कर रखना
और फिर उसे सही तरीके से नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर तुम सफल होते हो तो उसे बहुत संभाल कर रखना, वरना जिस तरह की अनहोनियाँ अभी शहर में हो रही है वह तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के साथ भी घटित हो सकती है। इस अनहोनी में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें ही खड़ा होना होगा। बाबा ने उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा। शहर में हो रही सारी घटनाओं का जिम्मेदार वही था, जिन्हें रोकने का जिम्मा भी अब उसी को सौंपा गया था। तुम जा सकते हो, मैं प्रयास करूँगा कि अब तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादें न डराए। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए उसे जाने को कहा। शंभू चुपचाप बाहर आ गया, जहाँ चंपा उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ आने से पहले उसके चेहरे पर जो डर था वह हट चुका था, पर अभी भी एक बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। वह गाड़ी में बैठकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने उर्मी को फ़ोन किया। हेलो, तुम लैब पर आ जाओ, हमें फिर से उसे पकड़ना होगा। वह चंपा को घर में ड्रॉप कर लैब की ओर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक घर के बाहर उसे एक अनजान चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी, जो एक शख्स को हवा में उठाए हुए थी। वो आदमी तड़प रहा था। उसने झटके से ब्रेक दबाया और गाड़ी से उतरकर उसकी ओर भाग, पर तब तक देर हो चुकी थी। वह शक्ति वहाँ से गायब हो चुकी थी और वह आदमी छटपटाता हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने देखते देखते उस आदमी ने दम तोड़ दिया। यह सब मेरी ही गलती है न? मैं उसे पकड़ने जाता और ना ही वह इतनी शक्तिशाली होता। वह बड़बड़ाते हुए गाड़ी की ओर भागा और पुलिस को उस आदमी की मौत की खबर दी। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 7 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।